नमस्कार, जेएसके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते हुए शहर युवा कांग्रेस ने शनिवार को 1 घंटे का चक्का जाम आयोजन रखा गया। किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए सेंधा रोड स्थित गोविंदपुरा बाईपास के समीप विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष उपेंद्र पाल पंवार के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जय जवान जय किसान के नारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। इस दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताया और किसान कानून को काला कानून घोषित किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के रवैये को तानाशाही भरा बताया। कार्यकर्ताओं ने मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए और मानव श्रृंखला बनाते हुए रास्ता जाम किया। चक्का जाम के कारण 1 घंटे तक ब्यावर शहर को जोड़ने वाला गोविंदपुरा बाईपास का मार्ग पूरी तरह बाधित रहा। चक्का जाम के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार के किसान कानून के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जमावड़े को देखकर डिप्टी लाल सैनी, सदर सीआई सुरेंद्र सिंह जोधा ने भी कानून व्यवस्था को माकूल बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला। युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बीच 1 घंटे का धरना प्रदर्शन चक्का जाम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। चक्का जाम के दौरान युवा कांग्रेस नेता मनोज चौहान, शैलेश शर्मा, अशोक साहू, पार्षद रामनिवास सेन, राजेंद्र तुनगरिया, मजीद भाई कुरैशी, गिरधारी लाल पोपावत, घनश्याम फुलवारी, बालूराम सेन, सूबेदार मोहन सिंह, अजीत बंटी दगदी, माणक बोहरा, प्रहलाद सेन तथा संपत्ति बोहरा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। पिछले 2.5 महीने से जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में पूरे देश के अंदर 3 घंटे का सांकेतिक जाम था। उसी के अनुरूप आज ब्यावर में युवक कांग्रेस के उपेंद्र पाल विधानसभा अध्यक्ष, पार्षदगण, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता सभी ने मिलकर ये एक सांकेतिक धरना दिया है ताकि किसानों को समर्थन दे सके और जो मोदी सरकार है जो काला कानून ला रही है उसको वापस ले, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उसके लिए ये चक्का जाम किया है। और अगर आने वाले समय में भी जरूरत पड़ी और उग्र आंदोलन हुआ तो भी हम उसमें भाग लेंगे। लगातार महंगी हो रही घरेलू रसोई गैस आम आदमी की कमर तोड़ रही है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने रसोई गैस के दाम 25 रुपये और बढ़ा दिए। यानी पिछला जो सिलेंडर आपने 716 रुपये का लिया था, इस बार पूरे 741 रुपये चुकाने पड़ेंगे। लगातार रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं पर खाते में सब्सिडी आना बंद हो चुका है। ऐसे में उपभोक्ताओं को सिलेंडर के पूरे पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। बीते साल मार्च में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 870 रुपये तक पहुंच गए थे, फिर भी इसलिए नहीं अखर रहे थे कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर पर 222 रुपये 43 पैसे की सब्सिडी मिल रही थी। उपभोक्ता को केवल 595 रुपये ही चुकाने पड़ रहे थे। अब सिलेंडर 741 रुपये का हो चुका है। इस हिसाब से उपभोक्ता 147 रुपये ज्यादा चुका रहे हैं और सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। उधर रसोई गैस महंगी होती जा रही है, सब्सिडी भी अब नहीं मिलती। इससे हर महीने 300 से 400 रुपये का खर्च बढ़ गया है। परिवारों का खर्च दोगुना हो गया है। पिछले साल तक तो 200-300 रुपये की सब्सिडी भी मिलती थी। मालूम हो कि जनवरी 2020 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 725 रुपये थी। फरवरी में 145 रुपये दाम बढ़कर 870 रुपये हो गए। मार्च में दाम 53 रुपये घटकर 870 रह गए। अप्रैल में फिर दाम 61 रुपये बढ़कर 756 रुपये तो रह गए, पर सब्सिडी बंद कर दी गई, यानी घटे दामों का फायदा नहीं मिला। मई में और 155 रुपये दाम घटे, पर सब्सिडी बंद होने से इसका भी फायदा नहीं मिला। जून में 12 रुपये बढ़कर 613 रुपये हो गए और जुलाई में 3 रुपये बढ़कर 616 रुपये हो गए। नवंबर तक सिलेंडर की रेट 616 रुपये ही रही। दिसंबर में 100 रुपये बढ़कर 716, जनवरी में रेट नहीं बढ़ी और फरवरी में 25 रुपये बढ़कर अब 741 रुपये हो चुकी है। घरेलू गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बेस प्राइस बढ़ने से सब्सिडी बंद कर दी गई है। सब्सिडी बंद होने के मामले में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर तरुण दादीश ने बताया कि अप्रैल से उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिली। उपभोक्ता एजेंसी संचालकों पर नाराजगी जाहिर करते हैं, जबकि सब्सिडी देना या नहीं देना केंद्र सरकार या तेल कंपनियों का काम है। गैस सिलेंडरों में लगातार हो रही वृद्धि पर शहर की गृहिणियों ने भी नाराजगी जाहिर की है। गैस के करीबन महीने भर में 4 से 5 बार दाम बढ़ा दिए गए हैं। पहले टंकी 400-450 रुपये की आती थी, अब 750 की हो गई है। लॉकडाउन के अंदर गैस की सब्सिडी बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि गैस की सब्सिडी वापस चालू करे, गैस के दाम कम करे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वैसे ही हमारी स्थिति अभी सही नहीं चलती। भैया गैस पहले 400 रुपये में आती थी, अब 700 रुपये हो गए। बहुत परेशान हो गए। अब कोरोना की वजह से खर्चा भी बढ़ जाना मुश्किल पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आती है। महंगाई बढ़ती जा रही है।
और गैस के पहले 400 रुपये थे, फिर 500 रुपये सब्सिडी मिलती थी, अब तो 700 रुपये कर दिए एकदम। अब कैसे क्या करें? कीमतों के बढ़ने के कारण पहले सिलेंडर 400 रुपये का आता था, अब 750 रुपये का हो गया, जिसके कारण हमारी रसोई का जो घर खर्च है और रसोई का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कोरोना काल के अंदर कोई आमदनी नहीं है जिससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। केंद्र सरकार से ये हमारी विनती है कि थोड़ा गरीबों के ऊपर और थोड़ा गैस की कीमतों के ऊपर कमी करें, जिससे कि आम जनता को थोड़ा फ़ायदा हो सके। करीब 11 माह के बाद सोमवार से मिडिल स्कूल खुलने जा रहे हैं। 6 से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। इसको लेकर शिक्षकों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इन स्कूलों में शिक्षक अभिभावक की बैठक भी होगी। सरकार ने इससे पूर्व कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोला था। कोरोना काल के बाद अब स्कूलों में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी, जिसके लिए शिक्षक स्कूलों में कक्षा कक्षों की सफाई सहित अन्य कार्य पूर्ण करवाने में लग गए हैं। स्कूलों में पर्याप्त कक्षा कक्ष, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं मास्क अनिवार्य रहेगा। सोमवार से कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुलने वाले स्कूल की कक्षा कक्षों की बैठने के लिए सफाई की जा रही है। इस संबंध में 8 फरवरी को बच्चों के अध्ययन से पूर्व पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखी गई है। कक्षा कक्षों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ 50% विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 8 फरवरी से विद्यालय में आने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार 7 फरवरी रविवार को विद्यालय में एक अभिभावकों की आवश्यक बैठक रखी गई है, जिसमें सभी अभिभावकों की सहमति ली जाएगी और विद्यालय में किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार आना है, पानी की बोतल साथ होगी, टिफिन साथ होगा, मध्यांतर नहीं होगा, इस सारे संबंधी जानकारी उनको प्रदान की जाएगी और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विद्यालय चालू करेंगे। इसकी सारी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। प्रदेश में अवैध हथकढ़ शराब के सेवन के बाद हुई अकाल मौतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी व पुलिस की ओर से प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम को आबकारी विभाग ब्यावर तथा सोजत सिटी के संयुक्त दल ने आसपास के कई गांवों में दबिश देकर करीब 200 लीटर कच्चा वोश नष्ट किया। दल के सदस्यों ने कार्यवाही के दौरान शराब बनाने के काम आने वाली 4 भट्टियों को भी नष्ट किया है। जानकारी के अनुसार आबकारी के संयुक्त कार्यवाही दल का नेतृत्व कर रहे ब्यावर आबकारी थानाधिकारी हरस्वरूप सिंह चौधरी तथा सोजत सिटी के सीआई सुमित कुमार ने दल के सदस्यों के साथ जवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोटड़ा के गांव बाड़िया अजबा, बाड़िया तेजा, बाड़िया मोटा तथा सैलीबेरी में भी तथा सिंदर थाना क्षेत्र के कालाबड़की, फाटक, नायकों का बाड़िया, रायपुर थाना क्षेत्र के साधु का बाड़िया, कुनेजा सहित आसपास के क्षेत्र में दबिश थी। इस दौरान अवैध शराब का कारोबार करने वालों में खलबली मच गई तथा उधर इधर भूमिगत हो गए। स्कूल खुलने के साथ ही अब कॉलेज खुलने से जुड़ी अच्छी खबर है। अभी सिर्फ स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की कक्षाओं को शुरू करने की इजाजत थी, लेकिन अब नए आदेश के साथ ही सभी कक्षाएं शुरू हो सकेगी। 8 फरवरी सोमवार से राजकीय और निजी महाविद्यालय खुलेंगे, पूरी कक्षाएं चल सकेगी, लेकिन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने एक शर्त के साथ ही गाइडलाइन जारी की है। कॉलेज के 50% विद्यार्थी एक दिन और 50% दूसरे दिन आएंगे। इसके अलावा गाइडलाइन जारी की है जिसमें एक निर्देश ऐसा है जो विद्यार्थियों की सेहत भी खराब भी कर सकता है। कक्षाओं के खिड़की दरवाजे खुले रखने होंगे, जबकि मार्च की शुरुआत तक सर्द हवाओं का जोर रहता है। स्टूडेंट और फैकल्टी को आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल कराया जाएगा। स्टूडेंट्स को अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में जाने पर पाबंदी होगी। महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को उनके प्रवेश पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। विद्यार्थी, अभिभावक, स्टाफ अनावश्यक रूप से एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में और सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की पालना आवश्यक होगी। पीने के लिए पानी की बोतल स्वयं को लेकर आना होगा। किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाए जाने पर मास्क उपलब्ध कराना होगा। कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग और प्रत्येक मंजिल पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम को रोजाना सैनिटाइज किया जाएगा। खिड़की दरवाजे खोले रखे जाएंगे ताकि हवा का प्रभाव बना रहे। कैंटीन स्टाफ, कैंटीन काउंटर के सैनिटाइजेशन में ध्यान रखा जाएगा। आपातकालीन स्थिति में तुरंत चिकित्सक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी, शैक्षणिक स्टाफ के कोरोना लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकट के अस्पताल या कोविड सेंटर में इलाज आइसोलेशन के लिए भर्ती किया जाएगा। महाविद्यालय में कोरोना नियमों की जागरूकता को लेकर पोस्टर लगाए जाएंगे। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर आने के समय सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी। परिसर में थूकने पर प्रतिबंध होगा।
सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर का एनसीसी कैडेट अनिल मेघवाल दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर ब्यावर लौटा। मेघवाल के शनिवार को एसडी कॉलेज पहुंचने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से उसका भावभीनी स्वागत किया गया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान कैडेट मेघवाल को तिलक लगाकर तथा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित सभी ने तालियां बजाकर हर्ष प्रकट करते हुए उसका उत्साहवर्धन किया। स्वागत करने वालों में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अर्चित कुमट, महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, उत्तम मेघवाल, ग्यारसी जोधावत, जितेंद्र बंसल, मोहित सोडा, पूरन गुर्जर, मनीष, दिनेश, राहुल, जसराज, रक्षा पालिडिया, प्रीति, रितिका तथा प्रियंका आदि शामिल थे। जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर अवैध डोडा पोस्ट तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मसूदा रोड पर एक लावारिस लग्जरी कार से 77 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। पकड़े गए डोडा पोस्ट की बाजारी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात डोडा पोस्ट तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उन्हें जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि मसूदा रोड पर एक लग्जरी कार खड़ी है, जिस पर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन कर मौके पर रवाना किया। मौके पर पहुंची टीम को लग्जरी कार मिली, जिसे पुलिस थाने लेकर आई तथा जांच की तो कार की डिक्की में काले रंग के 5 काले प्लास्टिक के कट्टों में भरा करीब 77 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। पुलिस ने अज्ञात डोडा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में शनिवार को चिकित्सकों तथा नर्सिंग कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर के निर्देश पर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी विभाग एवं एएमसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील कुमार माथुर ने उपस्थित चिकित्सा कार्मिकों को अस्पताल में दी जाने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट को लेकर जानकारी दी तथा बताया कि इस प्रकार की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए तथा उसकी सूचना किस प्रकार एक निर्धारित फॉर्मेट में कहाँ दी जाएगी, ताकि उक्त दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाई जाकर उसे ठीक किया जा सके। एकेएच के वरिष्ठ कार्य चिकित्सक डॉक्टर विद्या सक्सेना ने बताया कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर की ओर से एडीआर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग अवेयरनेस फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल कार्यक्रम के तहत उक्त प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें एकेएच में चिकित्सकों तथा नर्सिंग कार्मिकों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक शनिवार को किया जाता है। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर अमृतकोट चिकित्सालय ब्यावर के आदेश के तहत जो है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग अवेयरनेस फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल का प्रशिक्षण देने ये सुनील कुमार माथुर साहब आए थे अजमेर से। ये कोऑर्डिनेटर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो कि जेएलएन से आए हैं, और इन्होंने हमारे समस्त डॉक्टरों को गायनी डिपार्टमेंट के तथा गायनी पोस्ट ऑपरेटिव में जो नर्सिंग स्टाफ है उनको किसी भी प्रकार की दवाई से कोई एडवर्स रिएक्शन होती है तो उसके लिए हमको कहाँ इन्फॉर्म करना है, इस बारे में प्रशिक्षण। राजस्थान नियोक्ता संघ दी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से शनिवार को होटल क्लार्क अजमेर जयपुर में 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में राज्य के उद्योगों को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता वर्ष 2019 अवार्ड भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कोषाध्यक्ष एवं फेडरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोर्ट्स अध्यक्ष राजीव अरोड़ा तथा डिविजनल कमिश्नर जयपुर डॉक्टर समित शर्मा भी उपस्थित थे। समारोह के दौरान श्री सीमेंट को सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता अवार्ड वर्ष 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संस्थानों को बेहतरीन कर्मचारी नियोक्ता संबंध, हित लाभ सुविधाएं, उत्पादन क्षमता, नवीन निवेश, श्रेष्ठ संचालन पद्धतियां, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं सामुदायिक कल्याण एवं उत्थान के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। श्री सीमेंट को विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने हेतु समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह अवार्ड श्री सीमेंट की ओर से उप महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन शरद भटनागर ने मुख्य अतिथि प्रसादी लाल मीणा के हाथों से प्राप्त किया। इस अवसर पर राजस्थान नियोक्ता संघ के अध्यक्ष एनके जैन, संघ के पदाधिकारी एवं राज्यों के विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कंपनी को यह अवार्ड मिलने पर पूर्णकालिक निदेशक पीएन छंगानी, अध्यक्ष वाणिज्यिक संजय मेहता, संयुक्त अध्यक्ष वाणिज्यिक अरविंद खींचा तथा कारखाना प्रबंधक विनय सक्सेना ने खुशी व्यक्त की तथा श्री परिवार के सभी सदस्यों को बधाई दी। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित केडी जैन विद्यालय द्वारा फीस के भाव में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा से विद्यार्थी को वंचित रखने के मामले में हुई शिकायत के बाद राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के निर्देश पर आयोग के सदस्य शिव भगवान नामा, नुसरत नकवी, वंदना व्यास की टीम ब्यावर पहुंची, जहां टीम ने विद्यार्थी का 1 वर्ष बर्बाद किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को तुरंत प्रभाव से टीसी जारी करने के निर्देश दिए। एक विद्यार्थी के परिजनों ने शिकायत दी थी कि उसके बच्चे का 12वीं कक्षा का बोर्ड आवेदन भरवाया
गया और फीस नहीं देने के कारण उसका प्रवेश पत्र रोक लिया गया और परीक्षा से वंचित कर दिया गया। जांच के दौरान टीम सदस्यों ने परिजनों सहित विद्यालय प्रबंधन का पक्ष जाना, जहां परिजनों का कहना था कि फीस नहीं देने के कारण उनका प्रवेश पत्र रोका गया, जबकि विद्यालय प्रबंधन का मत था कि विद्यार्थी स्कूल ही नहीं आ रहा था, ऐसे में उपस्थित बोर्ड के नियमानुसार पूर्ण नहीं थी। फिलहाल आयोग ने दोनों पक्षों को जांच के दौरान सुना है। आयोग के सदस्यों ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वह नियमानुसार विद्यार्थी को टीसी जारी करे। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी, पटेल प्रधानाचार्य राजेश जिंदल, तहसीलदार प्रदीप मालवी तथा समाज कल्याण विभाग के अभिषेक गुजराती भी मौजूद रहे। बाल आयोग की टीम माननीय सदस्य नुसरत नकवी जी, वंदना व्यास जी और हमारे जेएलओ साहब के साथ यहाँ कंचन देवी जैन स्कूल के अंदर आई है और यहाँ से काफ़ी टाइम से कई शिकायतें मिल रही थी स्कूल की तरफ से, बच्चों के टीसी से संबंधित और स्कूल में के बाहर कोई असामाजिक तत्वों द्वारा बच्चों को परेशान करने की शिकायतें मिल रही थी। उस मामले में हम लोग एक कमेटी के रूप में हम लोग आए हैं, जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या मामला निकलता है। टीसीओ का संबंधित कई बच्चों की टीसीओ इश्यू था, टीसीओ तो इश्यू करवा दी गई है और बाकी बच्चों के सबके बयान ले रहे हैं और इसमें क्या होता है देखते हैं, देखिए अभी कार्रवाई करेंगे। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। टीकाकरण के द्वितीय चरण में अब विभिन्न विभागों के कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सेंटर में कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मियों, यातायात पुलिसकर्मियों, होमगार्ड्स तथा नगर परिषद कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। शनिवार को करीब 320 कार्मिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीके लगाए गए। राजस्थान अमृतकोट चिकित्सालय के मदर चाइल्ड विंग में इन दिनों चूहों का आतंक मचा हुआ है। विंग के वार्डों में यह चूहे इधर उधर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। वार्डों में चूहों की उपस्थिति से नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया है। वार्डों में खुले में घूमते यह चूहे कभी भी नवजात बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वार्डों में चूहों की मौजूदगी के बावजूद चिकित्सालय प्रशासन की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रसूताओं तथा परिजनों को चिंता सताने लगी है। मालूम हो कि प्रदेश के कई चिकित्सालयों में चूहों द्वारा नवजात शिशुओं को कुतरने के समाचार प्रसारित हो चुके हैं। इस संदर्भ में जब अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में एमसीएच में नवनिर्माण कार्य चल रहा है, जिसके तहत खुदाई की जा रही। हो सकता है खुदाई के कारण चूहे वार्डों तक पहुंच गए हो। इस हेतु जानकारी ली जाकर उन्हें पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएंगे तथा पेस्ट कंट्रोल ठेकेदार को निर्देशित कर पेस्ट कंट्रोल करवाया जाएगा। बच्चों को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में नर्सिंग कर्मी तैनात है। उनकी ड्यूटी है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए वे स्वयं भी प्रयास करें तथा इस हेतु प्रभारियों को जानकारी दे। मालूम हो कि अस्पताल परिसर में रोगी परिजनों की ओर से खाना खाने के दौरान इधर उधर सब्जी तथा रोटी आदि फेंक दी जाती है, जिसके कारण चूहे यहां तक पहुंच जाते हैं। कई बार परिजनों की लापरवाही सामने आती है कि वे नर्सिंग कर्मियों की अनुपस्थिति के दौरान वार्ड में ही बैठकर खाना खा लेते हैं, जिसके कारण चूहे वार्डों तक पहुंच जाते हैं। अतः रोगी परिजनों की भी जिम्मेदारी है कि वे वार्ड तथा आसपास के स्थानों पर गंदगी नहीं फैलावे तथा खाने के अवशेष को निर्धारित कचरा पात्रों तक पहुँचावे। संज्ञान में है कि जो पीछे एमसीएच बिल्डिंग है हमारी अमृतकोट चिकित्सालय की, वहाँ पर कुछ चूहे देखे गए और क्योंकि वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अभी नया काम शुरू हुआ है वहाँ पर, तो जमीन की खुदाई वगैरह का काम भी हो रहा है और ऊपर भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो उसकी वजह से चूहे आने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है और हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। उस ठेकेदार से तुरंत संपर्क करके पिंजरे आदि लगा करके और जो भी पेस्ट कंट्रोल का जो हमारा ठेका छूटा हुआ है उससे संपर्क करके समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। इसमें हमारा स्टाफ 24 घंटे वहाँ पर मौजूद रहता है सभी वार्ड्स के अंदर। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जब भी उनको ऐसा कुछ प्रतीत हो वो तुरंत सूचना करें और उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि वो इन चीज़ों को देख करके और तुरंत प्रभाव से जो भी नियंत्रक अधिकारी है, एनएस है या डिप्टी कंट्रोलर साहब है, उनको सूचित करना दायित्व है और उनको ऐसा करना चाहिए। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, ऐसी घटनाएं कहीं भी नहीं होनी चाहिए। यदि जैसे हम कोशिश तो करते हैं पूरी कि इस तरह की बातें नहीं डेवलप हो, क्योंकि यहाँ पर टेंडर भी हो रहा है पेस्ट कंट्रोल का, और यदि हुआ है इस तरह का, यदि इस तरह की ये बात सही है तो हम तुरंत प्रभाव से ठेकेदार को बुला करके कल ही इसका काम पूरा कराएंगे।
शहर में बढ़ती चोरियों के मामले में हरकत में आई ब्यावर पुलिस ने चोर गैंग के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। उनके कब्जे से चोरी के 4 वाहन सहित चोरी किया गया माल बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों चोरों को रविवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार चोरी की बढ़ती वारदातों के बाद लगातार बदमाशों के ठिकानों पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस जवानों को भी सादा वर्दी में तैनात किया गया तथा उन स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ आए दिन चोरियां हो रही थी। बताया गया है कि चोरी के माल को बेचने का प्रयास करने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 3 युवकों को धर दबोचा। उनसे पूछताछ में सामने आया कि एक आरोपी ने 2 मोटरसाइकिलें, 2 एक्टिवा, 2 गैस सिलेंडर, 1 टीवी, 1 वैक्यूम, 1 हैंड ग्राइंडर, 2 पंखे, 1 प्रिंटर एवं लेमिनेशन मशीन, 1 कंप्यूटर सिस्टम, इन्वर्टर और बैटरी बरामद किया गया है। मामले में पुलिस ने ढोसला निवासी प्रमोद कुमार पुत्र लक्ष्मण मेघवाल, दुर्गावास निवासी डाऊ सिंह उर्फ सेठी पुत्र पांचू सिंह रावत, फतेहपुरिया दोयम निवासी विकास उर्फ टोनी पुत्र रमेश चंद खटिक शामिल है। चलिए देखते हैं इस सप्ताह की टॉप 10 न्यूज। प्रदेश में राज्य की कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना से आमजन को लाभ मिल रहा है। रसोई पर मात्र 8 रुपए में आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापरक भोजन मिल रहा है। ब्यावर शहर में भी 3 स्थानों पर इंदिरा रसोई संचालित हो रही है, लेकिन ब्यावर शहर में नगर परिषद ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए शहर के एकेएच में उपचार के लिए आने वाले रोगियों तथा परिजनों को सस्ता व शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाने तथा योजना के प्रचार प्रसार के लिए एक एक्सटेंशन काउंटर शुरू किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत रविवार को शहर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन की ओर से शहर में 105 बूथ बनाए गए। ब्यावर क्षेत्र में 29,500 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के विभिन्न बूथों पर करीब 24,607 बच्चों से अधिक को दवा पिलाई गई। शहर के नेहरू गेट में क्षेत्र में रेगरान छोटा बास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में 22 कबूतर मृत पड़े मिले। क्षेत्रवासियों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को कब्जे में लिया तथा दिलवार रोड स्थित नर्सरी में ले जाकर दफना दिया गया। कबूतरों के मरने के कारण को लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक साथ इतनी संख्या में कबूतरों का मरना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मालपुरा के राजस्व गांव बायला के ग्रामीणों ने गांव में बूचड़खाने की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि बायला एक आदर्श ग्राम है जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधा युक्त व्याप्त है, परंतु हमारे ग्राम में बिना किसी कारण के सरकारी आला अधिकारियों द्वारा बूचड़खाने का निर्माण करवाए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। बूचड़खाने से यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावनाओं व सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से उक्त प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए गांव में बूचड़खाना निर्माण की प्रक्रिया को निरस्त करवाने की मांग की है। शहर के साकेत नगर हाउसिंग सेक्टर नंबर 4 की ओर जाने वाले रास्ते पर बना गंदे पानी का नाला अवरुद्ध हो जाने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। पिछले काफी समय से नाले में भरी गंदगी एवं कचरा नहीं निकल पाने से नाला ओवरफ्लो होकर पानी सड़क पर फैल रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार लोग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिन भर इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। नाले की सफाई नहीं होने से दिन भर दुर्गंध उड़ती है, जिससे क्षेत्र का माहौल भी दूषित हो रहा है। नाले के सामने की रहने वाले परिवारों का हाल भी बेहाल है। नगर परिषद की ओर से बुधवार को अजमेर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के 5 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की गई। नगर परिषद के सभागार में आयोजित की गई बोली में बड़ी संख्या में शहर के बोलीदाताओं ने भाग लिया। परिषद प्रशासन की ओर से की गई ट्रांसपोर्ट नगर के 5 व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी से नगर परिषद ने 1,03,85,000 रुपए का राजस्व अर्जित किया। मालूम हो कि जिला प्रशासन द्वारा 20 साल पहले 68 बीघा जमीन ब्यावर में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए रामपुरा मेवातियान में आरक्षित की गई थी। तब से परिषद प्रशासन यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की प्रक्रिया में जुटा है। नगर परिषद द्वारा शेष बचे भूखंडों की नीलामी भी शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। जवाजा के निकट नरबड़खेड़ा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार देर रात हुए ट्रेलर व कंटेनर की टक्कर में लगी आग से ट्रेलर चालक व खलासी जिंदा जल गए। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ब्यावर से गई दमकल ने कंटेनर व ट्रेलर में लगी आग पर काबू पाया। दमकलों की सहायता से आग बुझाने के बाद पुलिस ने चालक व खलासी के शवों को एकेएच की मोर्चरी पहुंचाया। आग गुरुवार सुबह तक जलती रही, जहां पर उनकी शिनाख्ती कालूराम पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी राजनगर जिला टोंक तथा बीरबल पुत्र जयराम गुर्जर निवासी पापड़ी थाना विराटनगर के रूप में हुई। पुलिस ने गुरुवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाशें परिजनों के सुपुर्द
देखी गई। देश में बढ़ रही पेट्रोल पदार्थों की कीमतों से आमजन पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए राज्य के सीएम से पेट्रोल पदार्थों पर टैक्स में राहत देने की मांग की है। इस हेतु गुरुवार को जीप कार टैक्सी यूनियन चालक हेल्पलाइन ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया है। तहसीलदार के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में देश में प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण की मांग की गई है। देश में बार बार गैस सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को युवा कांग्रेस की ओर से शुक्रवार शाम को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस पदाधिकारी तथा कांग्रेसजनों ने पेट पर गैस सिलेंडर रखकर उस पर कोड़े मारते हुए गैस के दामों को कम करने की मांग की। चांगेट भीतर स्थित स्वामी कुमारनाथ सर्किल के यहाँ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों तथा शहरवासियों ने भाग लिया। परिवहन विभाग की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत शुक्रवार को शहर के चांगेट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आमजन तथा वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने का आग्रह किया गया। इस दौरान दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का कारण बताते हुए उससे बचने के उपाय बताए गए। साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर पंपलेट वितरित करते हुए 2 पहिया वाहनों तथा टेम्पो आदि पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। प्रदेश भर में सोमवार से विद्यालयों व महाविद्यालयों में कई कक्षाओं के लिए शुरू होगा अध्ययन। कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना। आबकारी ब्यावर व सोजत सिटी की संयुक्त कार्यवाही। 200 लीटर कच्चा गोश्त नष्ट कर तोड़ी 4 भट्टियां। युवा कांग्रेस ने चंदा रोड गोविंदपुरा बाईपास पर किया चक्का जाम। केंद्र सरकार के किसान कानून को बताया किसान विरोधी। और मसूदा रोड पर लावारिस खड़ी कार से मिला 77 किलो डोडा पोस्ट। एसपी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस की कार्यवाही।